डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 39। याना अब अपने आंसू साफ करती हुई नीचे आई। तभी शिवानी की नज़र उस पर पड़ गई और एकदम बोली, मक्खन मलाई। जिज्जी आप रो रही से? तब याना ने एकदम चेहरा घुमाकर अपने आंसू छुपाकर कहा। नहीं नहीं तो। अब शिवानी ने उसके पास जाकर कहा, महारे को कम ना दिखता आप रो रही से। अब शिवानी ने अपने कमरे में जाते हुए अमन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसको याना के पास खींचकर लाते हुए कहा, अमन भाई सा देखो ना, महारी मक्खन मलाई जिज्जी रो रही से। आप पूछो ना इनसे के बात होगी और इनको चुप कराओ, क्योंकि महारे को इतनी सुंदर छोरी की आंख में आंसू अच्छे ना लगते। अब याना ने दिल में कहा, शिवानी तुम उससे चुप कराने को कह रही हो, जो खुद इन आंसुओं की वजह है। अब अमन ने झुककर शिवानी के सर पर प्यार करते हुए कहा, आप रूम में जाओ बेटा, मैं बात करता हूँ। और वो अमन के कहते ही नीचे मंजिल में चली गई। अब अमन अपनी पेंट की जेब में दोनों हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया और गुस्से में कहा, ये अपने आंसुओं की गंगा जमुना को यही रोक लो। नीचे अगर इस तरह से जाओगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं होता। इसलिए खुद को नॉर्मल करो और सीधी अपने रूम में जाओ। ये कहकर अमन वापस पलटने लगा। तब याना ने पूछा, मेरे डेट कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अब अमन ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा, बहुत जल्दी याद आ गई डेट की। वो अभी तुमसे या तुम्हारी माँ से मिलना नहीं चाहते, वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, जब आ जाएंगे मिल लेना। और अब अमन कमरे में चला गया और उसने याना के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब याना थके थके कदमों से नीचे आई और अब सब याना को कमरे से बाहर दिखे और शिवानी उनके पास खड़ी थी। अब पीरामल ने पूछ के बात होगी बेटा, काहे रो रही से? अब याना ने आहिस्ता से कहा, बहाना बनाते हुए कहा, मोम डेट की याद आ रही थी तो बात कर लेती, सुमेर ने कहा। अब याना ने आहिस्ता से कहा, बात करके ही तो याद आ रही है। तब पीरामल ने कहा, तो इसमें रोने की बात है? अगर ज़्यादा याद आ रही है तो उनको भी यही बुला लो। अब धारा और तेज से रोने लगी। अब पीरामल ने उसको बहुत प्यार से लगाकर चुप कराया। अब सब अलग अलग उसको चुप करा रहे थे, लेकिन जिसकी खातिर रो रही थी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब धारा ने याना को सीने से लगाते हुए कहा, कि बात होगी महारी गुड़िया, चल महारे कमरे। अब धारा ने पीरामल से कहा, आप फिक्र न करो बाबूजी, आप आराम करो, मैं संभाल लूंगी महारी बहन को। अब सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब धारा, चंचल, पूनम तीनों याना को अपने रूम में ले आई और धारा ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, इतनी सुंदर आंखों को इतना दुख ना देते, और हम कि थारे को प्यार ना करते हैं जो तू इतना रोरी से। अब याना ने कहा, आप सबके प्यार की वजह से तो अब तक टिकी हुई हूँ, वरना मन तो भाग जाने का करता है। अब चंचल ने हंसते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम सब मिलकर भागते हैं और फिर देखो घर में कैसा भूकंप आवेगा, या घर के सारे मर्दों के दम गले में आ जावेगे। तब पूनम ने कहा कि हाँ, और फिर अमन भाई सा जो हम सबका दम गले में ले आवेगे उसका के। अब सब हंसने लगी। अब याना ने कहा, बहुत गुस्से वाले हैं आपके अमन भाई। तब पूनम ने कहा, तुमने अभी तो उनके गुस्से की बस एक झलक ही देखी, यूँ समझ लो या फिल्म का एक टेलर से। बहुत गुस्से वाले महारे अमन भाई सा, जब वो गुस्से में हुए तो महारे पीरामल ताऊ जी भी सेज दम हो जा, किसी की हिम्मत ना उनके सामने बोलने की। अब याना ने मन में कहा, यकीन नहीं होता इतने गर्म दिमाग वाले आदमी ने मेरी इतनी बदतमीजियां कैसे बर्दाश्त कर ली। अब धारा ने याना को अपने पास एक हाथ पर किसी छोटे बच्चे की तरह लेटा कर कहा, महारी गुड़िया तू फिक्र ना कर, मैं थारे को कुछ ना कहन देवगी, मैं देख लूंगी अब की बेर थारे अमन भाई सा को भी, तू फिक्र ना कर, सो जा तू। अब धारा किसी माँ की तरह उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तभी शिवानी भी भाग कर आई और धारा के दूसरे हाथ पर सर रख कर लेट गई, और पूनम धारा के पैरों पर सर रख कर लेट गई। अब चंचल ने कहा, हाय राम, धारा जिज्जी नंदों के सामने तम तो बहन को भूल ही गई। अब चंचल ने कहा, तो ले मैं पूनम के हाथ पर सर रख कर लेट जाऊंगी। तब पूनम ने कहा, ए हथिनी के महारे ऊपर चढ़ी जारी से कि महारे ब्याह से पहले ही महारे को लंगड़ा लूला करेगी, महारा खसम महारे को पसंद भी ना करेगा। तब चंचल ने हंसते हुए कहा, खसम का काम तो थारे नीचे से भी हो जावेगा, छाती चढ़ा के वा को दूध पिलावेगी। अब याना ने उन लड़कियों की इतनी खुली बातों पर आंखें और मुंह फाड़ा। तब धारा ने गुस्से में कहा, मुंह बंद ना करो तम छिछोरियो, शर्म ना आवे तम दोनों को। यहाँ याना और शिवानी महारी दो छोटी नंदलेटी से। अब चंचल ने कहा, यह तो बच्ची से इतनी गहराई से इनको ना समझ आवेगा, लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं पता था जिस याना को ये बच्ची समझ रही है उस याना को अमन ने हर एक्सपीरियंस दिया हुआ है।
ये तो सिर्फ बातें कर रही है, याना तो इस सब से गुजर चुकी है। अब शिवानी ने कहा, मैं अब इतनी भी बच्ची ना, अभी जाके अमन भाई सा को बता रही से, आपके बहने खसम मान रही से। अब चंचल और पूनम उछल पड़ी और चंचल ने एकदम कहा, अरे महारी लाडली, मैं तो ऐसे ही मजाक करी से, देख अमन भाई सा से कुछ ना कहियो वरना वो महारे को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अब सब हंसने लगी। याना ने अब उन सबको देखकर मन में कहा, कितनी मौज मस्ती करती है ये सब। अब अमन ने अपने पुराने दोस्त डॉक्टर जतिन से फोन पर बात कर रहा था। अब अमन ने कहा, जतिन मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब जतिन ने कहा, क्या हेल्प चाहिए, बोलो मेजर साहब, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अब अमन ने कहा, जान नहीं चाहिए, डॉक्टर शालिनी चोपड़ा का नंबर चाहिए। तब जतिन ने कहा, खैरियत, घर में सब ठीक तो है। अब अमन हम में जवाब दिया, फिर डॉक्टर शालिनी की क्या जरूरत आन पड़ी। अब अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड का वर्जिनिटी टेस्ट कराना है। अब जतिन ने कहा, तो तू उसको हॉस्पिटल भेज दे, क्योंकि डॉक्टर शालिनी तो बाहर गई हुई है, मैं किसी और लेडी डॉक्टर से करा दूंगा। तब अमन ने कहा, हॉस्पिटल नहीं ला सकता, इससे बदनामी का डर है और फिर घर वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तब जतिन ने कहा, तो फिर ऐसा कर, तुम्हारे गांव में कोई दाई है जो घरों में बच्चा पैदा करती है, उसको घर बुला लेगा या वहां तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को वहां ले जाएगा। तब अमन ने कहा, दोनों ही काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त उस लड़की को हमारे घर ले आया है, वो भी अपनी बहन बताकर। अब क्या वो उसका चेकअप ऐसे किसी औरत से करा सकता है, और तुझे पता ही है हमारे घर का माहौल, सब बाल की खाल निकालते हैं। अब जतिन ने कहा, तो फिर एक तरीका और है। अब अमन ने कहा, क्या है। अब जतिन ने कहा, तू क्लोज है अपने दोस्त के। अब अमन ने हाँ कहा। तब जतिन ने उसको सब बताया और अमन ने जतिन की सब बात सुनकर उसको थैंक यू कहा। और अब जतिन ने कहा, यार एक बात कहो, तुम अपने दोस्त से ये जरूर कहना, अगर लड़की भरोसे लायक ही नहीं है तो उससे क्या प्यार और क्या शादी। तब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, कभी कभी दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाती है, दिमाग कहता है छोड़ दे, लेकिन दिल कहता है एक बार और कोशिश कर ले, इसलिए एक को तो चुप कराना जरूरी है। अब अमन ने फोन बंद कर दिया और जतिन हैरान से बैठा रह गया। अब उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त अमन, तू बहुत खतरनाक जंग में फंस गया है, जो बॉर्डर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जीत भी तेरी है और हार भी तेरी है। याना को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसलिए वो सिर्फ सबके साथ दिन ही करती थी और उसका दोपहर का खाना और ब्रेकफास्ट एक ही था। पीरामल ने याना के लाख मना करने पर भी उसके लिए शहरी नाश्ता का सामान मंगा दिया था, जैम, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, अंडे, मैकरोनी, जो भी वो खाती थी उसके लिए अलग फ्रिज रखावा कर उसकी पसंद का सब सामान भर दिया था और एक खास सेफ याना के लिए रख दिया था, ताकि याना को जो भी अपनी पसंद का खाना हो उसको कहकर बनवा ले, क्योंकि ये लड़कियां सीधा सादा खाना बनाना जानती थी। याना ने इस सब के लिए बहुत मना किया क्योंकि उसको अमन का डर था, लेकिन अमन ने दोबारा याना से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वैसे भी अपने बाबूजी के खिलाफ ज्यादा नहीं जाता था। याना को यहाँ आकर इतना जान चुकी थी, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अंधा पैसा है, ये चाहते तो राजा महाराजा वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ये जमीन से जुड़े लोग थे, बहुत सादा जीवन जीने वाले, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सादगी थी, आम सा पहनावा, आम सा खान पीन, पैसे की कोई चमक धमक नहीं थी इनके अंदर। इनको देखकर कोई नहीं कह सकता था ये लोग इतने अमीर होंगे। याना अभी फ्रेश होकर किचन में आई और आकर मेज पर बैठ गई। सब सुबह का नाश्ता पानी करके अपने अपने कामों पर जा चुके थे। अभी अमन की ड्यूटी हरियाणा बॉर्डर पर ही थी, इसलिए वो सुबह जाकर शाम को ही वापस आता था। धारा ने याना को नाश्ता दिया। अब याना ने टोस्ट की बाइट ली और जूस पीते हुए कहा, धारा दी एक बात पूछ सकती हूँ। अब धारा ने मुस्कुरा कर सब्जियां काटते हुए कहा, हाँ पूछ मेरी गुड़िया, क्या आपका जन्म इस हवेली में ही हुआ है। तब धारा ने कहा, ना महारा तो ना हुआ, हाँ मेरी अम्मा और तुम्हारे डेट का यही हुआ है। अब याना हैरान हुई। तब धारा ने कहा, महारे नाना जी यानी कि थारे दादाजी जगदीश गहलोत पीरामल बाबूजी की हवेली में ही नौकरों वाले कमरों में अपने परिवार के साथ रहते थे। अब याना को शौक लगा और कहा, नौकरों वाले कमरे में। अब धारा ने कहा, हाँ गुड़िया, इसमें कोई शर्म की बात ना है। महारे नाना जी पीरामल बाबूजी के पिता केशव दादाजी के खास नौकर थे, वो उनके जानवरों की देखभाल किया करते थे और एक दिन केशव दादाजी के पागल भाई ने महारे नाना जी पर छोरे से वार कर दिया और वो वही खत्म हो गए। और तब केशव नाना जी मतलब अमन के दादाजी ने महारे नानी जमुना को अपनी बहन की तरह रखा और आपके डेड और महारे साहिल मामा जी और महारी माँ गंगा को अपने बच्चों की तरह रखा। और एक दिन महारी नानी से किसी बीमारी के चलते अपने दोनों बच्चों को केशव नाना जी को सौंप गई और तब केशव नाना जी ने महारी माँ गंगा को और साहिल मामा को अपने बच्चों की तरह रखा और महारे माँ की शादी महारे पिता से करा दी
और आपके डेड दिल्ली पढ़ने चले गए और केशव दादाजी ने उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, उनको बिजनेस करने को बहुत सारा पैसा भी दिया। और अब याना शौक थी। अब याना ने दिल में कहा, इसका मतलब डेड अमन के दादाजी के नौकर के बेटे हैं। और डेड ने कितना गलत बताया था कि उनके मोम डेड दिल्ली के रहने वाले हैं और पीरामल बाबूजी उनके मुंह बोले भाई है। अब याना ने खुद से दिमाग लगाकर सोचा, शायद डेड ने ये सब मोम की वजह से कहा होगा। अब धारा ने कहा, सरबनी मामी यानी अमन जी की मां सा का तब देहांत हो गया था जब गुड्डू और शिवानी पैदा हुए थे। और उनके जाने के बाद सुमित्रा मामी सा भी बहुत बीमार पड़ गई। तब पीरामल बाबूजी महारी माँ को और हमें इस घर में ले आए गुड्डू और शिवानी की देखभाल के लिए। और महारे बाबूजी की तो वैसे भी अपने भाइयों से ना बनती थी, इसलिए वो भी साथ आ गए और हम सब इसलिए हवेली में एक परिवार की तरह रहने लगे। पीरामल बाबूजी और सुमेर मामा जी ने कभी हम बहनों में और अपने बच्चों में इतना सा भी फर्क ना किया। मैं जब इस हवेली में आई तो मैं 8 साल की थी और चंचल 6 साल की। अब याना ने धारा से कहा, जब मेजर अमन डेड के पास दिल्ली पढ़ने गए तो क्या डेड ने उनको खुद से पढ़ाया लिखाया था? तब धारा ने कहा, कैसी बातें करती हो, पीरामल बाबूजी पर इतना पैसा है, वो तो सारे राजस्थान के बच्चों को पढ़ा सके। वो क्यों अपने लाडले बेटे का खर्च साहिल मामा जी पर डालेंगे? अमन जी का हर खर्चा हवेली से जाता था, यहाँ तक कि साहिल मामा जी का बंगला और बिजनेस सब डूबने को था। तब अमन ने ही पीरामल बाबूजी से कहकर उनको कई बार पैसा दिलाकर मदद कराई से। पीरामल बाबूजी के इतने एहसान है महारे और आपके डेड पर, अगर पूरी जिंदगी भी पैर धो के पिए तो भी कम है। लेकिन साहिल मामा जी ने केशव दादा का बहुत दिल दुखाया। उन्होंने बिना बताया आपकी माँ से शादी कर ली, जिसका दुख आज तक इस घर से ना गया। अब याना को शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने कितनी बार अमन को अपने बाप का नौकर कहा था, लेकिन सच तो ये था खुद उसका बाप और उसका पूरा परिवार अमन के घर का नौकर था। और अब याना खुद अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अब याना को अमन के परिवार से शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो जितना प्यार और इज्जत याना को दे रहे थे, उसकी माँ और उसने तो अमन से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। याना अभी सबके साथ बैठी खाना खा रही थी, लेकिन आज उसने कई बातें नोटिस की। पहली, घर के मर्दों के साथ बस याना, पूनम, शिवानी, यही तीनों लड़कियां बैठकर खाना खाती थी, जबकि सुमित्रा चाची, गंगा बुआ, धारा और चंचल बाद में किचन में जाकर खाना खाती थी, वो भी मर्दों की झूठी थाली से। सुमित्रा चाची सुमेर चाचा की थाली उठाकर ले जाती थी, गंगा अपनी पति की, चंचल उस थाली को ले जाती थी जिसमें मयंक खाता था, क्योंकि अमन ने अपने बाबूजी से बात करके मयंक और चंचल का रिश्ता पक्का करा दिया और जहां चंचल को शादी करके जाना था वहां अब पूनम की बात पक्की हो गई थी। और धारा अमन की झूठी थाली ले जाती थी, और यहाँ तक कि जिस गिलास में अमन का झूठा पानी होता था, धारा उसमें ही पानी पीती थी और बाकी थालियां घर के नौकर उठा कर ले जाते थे। ये बात याना को बहुत अजीब लगी, इसलिए वो अब खुद किचन में गई और याना ने देखा सब औरतें बैठी किचन में रखी मेज पर बैठकर हमेशा की तरह खाना खा रही थीं। अब याना पूछे बिना ना रह सकी। अब याना ने सुमित्रा से कहा, चाची मैं एक बात पूछ सकती हूँ? अब सुमित्र ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पूछ ला दो। अब याना ने कहा, आप सब औरतें सबके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती है, और बाद में ये मर्दों की झूठी प्लेट से क्यों खाती है? तब सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, वो इसलिए क्योंकि घर के मर्दों के साथ बैठकर घर की बेटियां खाना खाती है, क्योंकि ये पीढ़ी से चला आ रहा है। घर की बहुएं अपने पतियों की झूठी थाली में खाना खाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो पत्नी अपने पति की झूठी थाली से खाती है, उन दोनों के बीच प्यार हमेशा बना रहता है और रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए मैं थारे चाचा की थाली से खाती हूँ, गंगा बाई सा अपने पति की थाली से। अब याना ने मुस्कुरा कर कहा, फिर धारा दी और चंचल दी अमन और मयंक की थाली से क्यों खाती है? तब गंगा ने कहा, क्योंकि चंचल मयंक की होने वाली पत्नी के से और धारा अमन की होने वाली पत्नी से। अगले महीने दोनों बहनों की शादी इन दोनों भाइयों से होगी। ये लफ्ज थे या बम के गोले जो याना पर आकर गिरे थे, और याना का जिस्म अब शोलों की लपेट में आ चुका था। उसको लग रहा था जैसे उसका दिल बंद हो चुका है और वो बेहोश गिर जाएगी। धारा और चंचल मुस्कुरा कर खाना खा रही थी, जबकि याना की दिल की दुनिया में भूचाल आ चुका था। एपिसोड 40। अब याना की दिल की दुनिया में भूचाल आ चुका था। याना के कदम सीधा अमन के कमरे की तरफ उठ गए थे। अमन फ्रेश होकर सोने की तैयारी कर रहा था, अंडरआर्म में वो क्लोन स्प्रे कर रहा था। ब्लैक बनियान उसकी हेवी बॉडी में फंसा हुआ था, उसके शोल्डर और उसके डोले खुले हुए थे और वो ब्लैक लोअर बनियान में काफी हॉट लग रहा था। माथे पर हल्के गीले बाल बिखरे हुए थे। अमन मिरर के सामने खड़ा था। अब उसको मिरर में अपने पीछे याना खड़ी दिखी, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और अमन ने एक झटके से पीछे पलटकर देखा। अब अमन ने कहा, तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। लेकिन याना गई नहीं, बल्कि आहिस्ता से कदम उठाती हुई अमन के पास आई
और अमन का बनियान अपनी दोनों मुट्ठी में दबोच लिया। अमन ने देखा रोने से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, पलकें भीग चुकी थी और चेहरा गुस्से से गुलाबी हो रहा था। और अमन ने उसके उस रूप से नजरें चुरा ली, कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए। अब याना ने गुस्से में उसका बनियान मुट्ठी में भींचकर अमन को झकझोरते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मेजर। अब अमन ने उसके हाथों से अपना बनियान छोड़ाकर उसको हल्का सा पीछे धकेल कर कहा, क्या किया है मैंने? तब याना ने रोते हुए कहा, आप मेरे होते हुए आप धारा दी से शादी कैसे कर सकते हैं? अब अमन को उसके रोने की वजह समझ आई। तब अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम मेरे होते हुए 15 आदमियों से शादी करने जा सकती हो तो क्या मैं एक लड़की से भी नहीं कर सकता? अब याना ने रोते हुए कहा, ये सच नहीं है, मैं नहीं गई थी, मुझे भेजा गया था। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तब अमन ने कहा, ठीक है कर लिया, अब जाओ। याना ने रो कर कहा, पहले आप वादा करें धारा से शादी नहीं करेंगे। अब अमन ने कहा, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के लिए धारा जैसी लड़की चाहिए, मैच्योर और समझदार, तुम्हारे जैसी नहीं जिसको ना कपड़ों का होश है ना खाने। अब याना ने रोते हुए कहा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रह लूंगी, आप जैसा खिलाएंगे वैसा खा लूंगी, जो आप कहेंगे वो ही करूंगी, लेकिन प्लीज धारा दी से शादी मत करें, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती आपके बिना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अमन, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्लीज मुझे इतना बड़ी सजा मत दो। अब अमन खामोशी से याना को देख रहा था, जो हाथ जोड़कर आंसुओं का भीगा चेहरा लिए अमन के सामने खड़ी उससे पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। और अब अमन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जलते हुए दिल पर मरहम रख दिया हो। एक सदियों से चले मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई हो। याना की इस मोहब्बत के लिए उसने कितना इंतजार किया था, ये वही जानता था या उसका दिल? अब अमन ने एक गहरा सांस लिया और खिड़की की तरफ आया और बाहर बाग में खड़े पेड़ों को देखते हुए सीने पर हाथ बांधकर अब अमन ने आहिस्ता से अपनी बात शुरू की। याना, तुम्हें पता है एक औरत के पेट में लड़का है या लड़की ये जानने के लिए सिर्फ 1 साल का समय लगता है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है ये जानने के लिए मुझे 20 साल लग गए। 20 साल, सोचो कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारे दिल का हाल जान के लिए, और आज मुझे पता चला है तुम्हारे दिल में जनरल मेजर अमन सिंह शेखावत के लिए प्यार है। लेकिन आज मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही, जानती हो क्यों? अब याना ने सवालिया नजरों से अमन को देखा। अब अमन याना की तरफ पलटते हुए एक ठंडी आह भरते हुए कहा, क्योंकि अब मुझे इस प्यार लफ्ज से ही नफरत हो गई है और इसकी वजह तुम हो। अब याना हैरानी और दुख से देख रही थी। अब अमन ने बोलना शुरू किया, जब मैं तुम्हारे घर गया था उस वक्त मैं 10 साल का था, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं भेजना चाहते थे मुझे, क्योंकि उन्होंने चाची जी की काफ़ी तारीफ सुन रखी थी। लेकिन चाचा जी मुझे ज़बरदस्ती ले आए, क्योंकि चाचा जी मेरे साथ गाँव आकर मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहते थे, मुझसे घंटों बातें किया करते थे और वो खुद को अपने घर के आउट हाउस में काफ़ी अकेला समझते थे। उनको लगा अगर मैं उनके साथ आ गया तो कोई ऐसा होगा जिसके साथ वो अपने दिल की बात कह सकते हैं, क्योंकि तुम जैसे अपनों की भीड़ में वो इंसान बहुत अकेला था। मेरे माँ बाबूजी ने बहुत कहा कि वो मेरा एडमिशन जयपुर के किसी और बहुत बड़े स्कूल में करा देंगे, लेकिन मैं शहर ना जाऊँ। लेकिन मुझे से चाचा जी का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने बाबूजी कहा कि मैं कुछ दिन चाचा जी के पास गुजार कर किसी भी बहाने से वापस आ जाऊंगा। अभी उनका मन है मुझे ले जाने का तो मुझे जाने दो। और मैं तुम्हारे घर आ गया और एक दिन में तुम्हारे बंगले में आया और वहां मेरी नज़र एक सफ़ेद गुलाबी नन्ही सी परी पर गई। अमन ने अब वो पल याद किया जब उसने पहली बार याना को देखा था, जो सैकड़ों नौकरों के बीच तन्हा अपने खिलौनों से खेल रही थी, जो मुश्किल से 1 साल की थी, जो सही से बैठना भी नहीं जानती थी। और मेरा दिल मचल गया उस बच्ची को छूने को, उसको खिलाने को, क्योंकि मुझे वो नन्ही सी परी बहुत प्यारी लगी थी, जो अकेली ही बैठी खेल रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा वो बच्ची खेल नहीं रही थी, नींद में झूम रही थी, और तभी वो बच्ची मुंह के बल गिर पड़ी। लेकिन किसी नौकर को उस बच्ची की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब सगी माँ को ही कोई परवाह नहीं थी तो इन गैर लोगों को क्यों होगी। और वो बच्ची फर्श पर मुंह के बल गिरी बुरी तरह से रोने लगी और मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने भागकर उसको गोद में उठा लिया और उसको सीने से लगा लिया। लेकिन तभी उसकी माँ वहां आ गई और मेरे हाथ से ये कहकर उसको छीन लिया कि मैंने उसकी बेटी को गंदा कर दिया है, उस पर जम लगा दी है। और तब मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया, मन किया उसका सर फाड़ दे, लेकिन मैं जान चुका था ये उसकी माँ है। लेकिन तभी मुझे उस बच्ची से एक अजीब सा लगाव हो गया था। अब मैंने सोच लिया था और मैंने तभी सोच लिया था एक दिन मैं उस परी को इतना करीब लाऊंगा जब चाहे मैं उसको छू लूं और ये औरत मुझे रोक ना सके। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी उस घर में रहने का फैसला कर लिया। बाबूजी ने माँ ने बहुत कहा
मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन अगर वापस चला जाता तो शायद ये परी मुझे कभी नहीं दिखती, शायद फिर मैं इसे कभी छू भी नहीं पाऊंगा और इसे अपने पास नहीं ला पाऊंगा। इसलिए मैंने चाची के बारे में जानते हुए भी वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे बाबूजी नहीं चाहते मैं चाचा जी के घर में रहूं। उन्होंने कहा, अगर मेरा मन दिल्ली में ही रहने का है तो वो एक बंगला वही खरीद कर मेरे लिए वहां हवेली से नौकर भेज देंगे, या फिर मैं मामा के घर चला जाऊं या हॉस्टल में रह लूं। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी, रहना है तो चाचा जी के घर में ही रहना है, क्योंकि ये सिर्फ मैं जानता था वहां वो रहती है जिसको देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती थी, और शायद चाचा जी ने मेरा ये लगाव महसूस कर लिया और एक दिन चाचा जी ने उस नन्ही सी परी को मेरे नाम कर दिया। तुम्हारी और मेरी शादी करा दी। अब याना हैरानी से अमन की बातें सुन रही थी जो आज उससे अपने दिल का हाल बता रहा था। तुम बहुत छोटी थी याना, तुम शादी या पति पत्नी का मतलब नहीं जानती थी, लेकिन मैं 13 साल का था। मैं जानता था पति पत्नी का मतलब 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का होना होता है, और एक लड़की शादी के बाद अपने पति की हो जाती है, और तुम मेरी हो गई थी। और उस दिन मैं बेइंतहा खुश था। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बीवी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा, इसको इतना प्यार करूंगा, इसको कभी किसी के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन तुम मुझसे बात तक नहीं करती थी। मेरा बहुत दिल दुखता था, क्योंकि मैं जान चुका था तुमसे मेरा लगाव बेपनाह मोहब्बत थी, और समय के साथ साथ ये मोहब्बत जुनून बन गई। और जब तुम 10 साल की हुई तुमने मुझे अपनी मदद करने पर मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया, क्योंकि तुमसे मुझे इश्क था और तुम वही बोल रही थी जो तुम्हारी माँ ने सिखाया था। लेकिन फिर मुझे तुमसे दूर हो जाना ठीक लगा, सिर्फ इसलिए शायद तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरा एहसास हो। लेकिन तुम तो अपनी माँ की दिखाई हुई दुनिया में इस कदर गुम थी, तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मैं आर्मी में रहकर भी तुम्हें हर पल हर लम्हा याद करता था। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जब मैं तुम्हें देखने नहीं आया। कभी चुपके से तुम्हारे कमरे आकर तुम्हें सोता हुआ देखता था, तो कभी कॉलेज तक तुम्हारा पीछा किया करता था, सिर्फ तुम्हें एक झलक देखने के लिए। इतना दीवाना था तुम्हारा। और फिर चाचा जी ने मुझे वापस बुला लिया, और वापस आने के बाद मुझे पता चला मेरी बीवी को तो किसी अमीर शहजादे का इंतजार है। तब मन किया मैं तुम्हें सब सच बता दूं, क्योंकि तुम मुझे एक मामूली इंसान समझती थी जिसकी तुम्हारी नज़रों में कोई औकात नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हारी ये गलत फहमी दूर नहीं की, बल्कि तुम्हारी हर बदतमीजी को, तुम्हारी हर वो बात जो अब मेरे दिल को चीरने लगी थी, सब बर्दाश्त कर रहा था, खून घुट पी रहा था। जानती हो क्यों? अब अमन ने सख्ती से उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं चाहता था तुम सिर्फ अमन से प्यार करो, किसी अमीरजादे से नहीं, वरना फिर मेरे प्यार का मतलब क्या रह गया? क्योंकि एक अमीर इंसान को तो हर तीसरी लड़की प्यार करती है। मेजा अमन शेखावत पर तो कितनी लड़की जान देती है। लेकिन मैं चाहता था याना सिर्फ मुझसे प्यार करे, अमन से प्यार करे, किसी मेजर से या बड़े जमींदार के बेटे से नहीं, और तभी मेरी सच्ची मोहब्बत की जीत होगी। इसलिए हर पल तुम्हें सच्चे दिल से चाहता रहा। अब याना का दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था कि इस मेजर ने उससे कितनी मोहब्बत की थी और वो कदर नहीं कर पाए। लेकिन अफसोस मेरी सच्ची मोहब्बत हार गई। अब याना ने एक झटके से सर उठाया। अब अमन ने याना को कंधों से पकड़ कर कहा, याना अगर ये 3 लफ्ज़ आई लव यू तुम कुछ साल पहले बोल देती तो यकीन मानो याना मैं खुशी से पागल हो जाता। लेकिन तुम्हें अमन से प्यार नहीं हुआ, तुम्हें प्यार हुआ मेजा अमन से, एक अमीर बाप के बेटे से, सिर्फ अमन से नहीं। इसलिए आज मेरी नज़रों में तुम्हारे इस प्यार की कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जो प्यार करो या मत करो, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। नफरत हो चुकी है मुझे इस प्यार लफ्ज़ से। अब याना तड़प कर अमन के पैरों में बैठ गई और रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, और अमन के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे अपनी हर बदतमीजी की माफ़ी मांगती हूँ, अपने हर उस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ जिससे आपका दिल दुखा है। मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मैं कभी आपके सामने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूँगी। आपसे इतना प्यार करूँगी, अपनी हर गलती की भरपाई कर दूँगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और आप मानो या मत मानो, मैंने सिर्फ अमन से प्यार किया है, किसी मेजर या बड़े जमींदार के बेटे से नहीं। लेकिन हाँ, इस मोहब्बत के इजहार मैंने बहुत देर कर दी, और अब मैं चाहकर भी आपको यकीन दिला सकती। लेकिन अमन सच यही है, मैं अपने पति अमन से बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। याना अमन के पैरों में बैठी थी और अमन का हाथ पकड़ रखा था, जैसे वो कहीं उसको छोड़कर चला जाएगा। और अब बच्चों की तरह रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप मुझे एक झोंपड़ी में भी रखेंगे तो मैं रह लूँगी, आप जैसा खिलाएंगे वैसा खा लूँगी, कभी आपसे कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। बस मुझे मेरा अमन चाहिए, मेरा पति चाहिए। तब अमन ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से ऊपर उठाकर कहा,
एक दिन तुम्हारे हल्क में सादा खाना नहीं उतरा और मेरे साथ एक आम जिंदगी गुजारने की बात करती हो। अब याना ने कहा, एक बार मुझे मौका देकर देखो, मैं सच कह रही हूँ। तब अमन ने सांस बाहर करते हुए कहा, याना मुझे अब प्यार की जरूरत नहीं है, बस अपने लिए और अपने परिवार के लिए धारा जैसी लड़की चाहिए जो मेरे परिवार का ख्याल रख सके, मेरे साथ एक सीधी सादी जिंदगी गुजार सके, और वो सब खूबियां धारा में है, इसलिए मेरे बाबूजी धारा को इस घर की बहू के रूप में देखते हैं। क्या तुम बन सकती हो धारा से बेहतर? क्या तुम इस घर में धारा की जगह ले सकती हो? अगर बन सकती हो तो मैं तुम्हें 1 महीने की टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि धारा से मेरी अगले महीने से शादी है। अगर तुमने इस महीने में खुद को धारा से बेहतर साबित कर दिया तो मैं मंडप से उठकर तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, और अगर तुम हार मान जाओ तो चुपचाप बिना कहे यहाँ से चली जाना, क्योंकि मुझे अब प्यार नहीं, एक अच्छी बीवी चाहिए जो अभी तक मुझे तुम में दिखाई नहीं दी है। गॉट इट? अब तुम्हें समझ आ गया हो तो जा सकती हो। अमन अपने स्टडी रूम में घुस गया और याना अब अपने जिस्म को घसीटते हुए बाहर आ गई और आंसू साफ करते हुए कहा, मेजर मैं भी आपकी बीवी हूँ और मैं अपने पति को किसी और का होने नहीं दूंगी। आप मेरे थे, मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।